दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी से मिलके उनसे बात करके एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है देश की बात। और वो देश की बात पे जो कार्यक्रम होता है उसमें अभय जी जो हैं वो किस तरह से सांप्रत स्थिति में देश की राजनीति की जो भी गतिविधियां हो रही है सतह पर भी और सतह के नीचे पर भी, तो उस पर जो है उनकी बारीक नज़र रहती है। तो हम उनसे कुछ ऐसी-ऐसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमको और आपको सबको जानना ज़रूरी है, उस पर बात करते रहते हैं। आज भी देश की बात करने जा रहे हैं अभय जी के साथ, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। अभय जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, आप जो बता धन्यवाद। रहे हैं दर्शकों को बड़ा पसंद आ रहा है, ये हमारी टीम भी कह रही थी कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है जो आप बात करते हैं उसको लेकर, चलिए, बहुत तो खुशी की बात। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जी, और सर आज ये सोचा कि वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है। एक वो विश्व कप फाइनल के बाद का पूरा एक अलग-सा मामला चल रहा है, जिस पर हम बात वैसे कर चुके हैं। वो अभी भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस जी, भी उसमें कूद पड़ी अभी। हुँ, राजस्थान में हो रहा है ये। जी, लेकिन दूसरे की तरफ ये है कि अब फ़ोकस जो है हुँ, चुनाव का, हुँ, राज्यों के चुनाव के मामले में, वो पूरी जी, तरह से राजस्थान पे जो है अभी वो लगता है दोनों पार्टियों का बिल्कुल। जी, हम हमें आपसे इस कार्यक्रम में ये समझना है कि एक तो जो पॉलिटिक्स होता है, एक पार्टी पार्टी के प्रति जो राजनीति खेलती है वो, जैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या कांग्रेस वर्सेस हुँ, बीजेपी हो गई। हुँ। और दूसरा होता है कि पार्टी के भीतर भी एक राजनीति चलती है ना? वो भी बड़ी मजेदार चीज़ होती है हाँ, कि कौन किसका अंदरूनी तौर पे किसका पत्ता भारी है, किसका हल्का है, हुँ, चुनाव जी, तक और चुनाव के बाद कौन क्या हुँ, किसको हासिल होना है, किसका कद हुँ, बढ़ना है, किसका घटना है, हुँ, कौन अपने आका का बड़ा प्यारा हो जाएगा, कौन नहीं हो पाएगा, ये सब चलता रहता है सर। तो इस मुद्दे पर आपसे आज बात करनी है और दर्शकों तक पहुँचाना है कि आप कैसे देख रहे हुँ, हैं हुँ, विशेष रूप से राजस्थान की हुँ। जो राज्य है उसकी जो चुनाव की राजनीति को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये अगर बताएँ आप सर? देखिए, आपने एक ऐसे पहलू पर राजनीति के उँगली रखी है, जिसपे मेरी भी बहुत दिलचस्पी है। क्योंकि जब 2 पार्टियाँ आपस में संघर्ष करती हैं और ख़ास तौर से जिन प्रांतों में टू पार्टी सिस्टम है, यानी केवल आमने-सामने की राजनीति है, तीसरी और चौथी पार्टियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, लड़ाई सीधी होती है। तो उन राज्यों में ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि उन पार्टियों के भीतर क्या चल रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी को लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उसके प्रति हमदर्दी रखने वाली मीडिया की तरफ से बार-बार ये बात सामने लाई जा रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया में मोदी का कुछ यकीन बढ़ गया है। और देखिए दिखाया जा रहा है फलाने मंच पर मोदी जी जब माला उनके सामने पेश की जा रही थी, उन दोनों में कैसे मुस्कुरा के आपस में दोनों बातचीत कर रहे थे। और जैसे ही मोदी की तरफ से ये तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पे डाली गई, वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी ट्विटर हैंडल पे वो तस्वीर दोहराई और मोदी के साथ जो अन्य तस्वीरें थी, उन्होंने वो भी उस पर डाल दी। जबकि ये हकीकत है कि अभी तक केवल 2 या 3 सभाओं में ही मोदी और वसुंधरा राजे एक मंच पर आए हैं। ये बात सही है कि धीरे-धीरे भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है राजस्थान में कि अगर वो सामूहिक नेतृत्व के नाम पर लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया का पूर्ण रूप से बहिष्कार और तिरस्कार करते रहे, तो इसका उन्हें चुनाव में फ़ायदा तो होने की दूर रही, कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा। नुकसान कितना होगा, क्या होगा, इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन चुनाव 25 तारीख को वोट पड़ने हैं और चुनाव इतना नज़दीक आ गया है कि अब थोड़ा नुकसान भी हर पार्टी को बड़ा लगता है। इस लिहाज से उन्होंने ये सब एक खामोश किस्म की मैसेजिंग जो इशारों के ज़रिए होती है, वो की गई है। जबकि ये एक ऐसा समय है जबकि वोटर स्पष्ट और ऊँची आवाज़ में बात चाहता है। आप देखिए वोटर चाहता है कि उसके सामने साफ और ऊँची आवाज़ में अपनी बात कही जाए। उसको जो वायदा किया जाए, वो साफ तौर पे वोटर को सुनाई देना चाहिए और दिखाई देना चाहिए। उसके सामने जो नेता पेश किया जाए, वो निस्संदेह होना चाहिए, उसके ऊपर कोई शक के और सवालिया निशान नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन मोदी जी ये सब कर रहे हैं, वो वसुंधरा राजे की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं, फिर दोनों में थोड़ी एक ऐसी बातचीत होती है जिसको कोई नहीं सुन पाता और फिर उसकी तस्वीर दिखाई जाती है। ये अपने आप में बीजेपी की तरफ से तो ये है कि भई वसुंधरा राजे और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक है। और अगर राजस्थान में भाजपा चुनाव जीतती है, तो उसमें वसुंधरा राजे को पता नहीं क्या मिल सकता है। दूसरी तरफ मैं ये मानता हूँ कि ये बीजेपी के भीतर एक रनिंग बैटल चल रही है।
बीजेपी के भीतर एक लगातार लड़ाई चल रही है, उसी लड़ाई का एक नया पेचो-खम है ये। उसी लड़ाई का एक नया पेच है, जिसको समझने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि वसुंधरा राजे का जो प्रभाव क्षेत्र है? मतलब जिस निर्वाचन क्षेत्र के मंच पर ये सभा हो रही थी, जो मंच की ये तस्वीर आई है, वो दरअसल जो झालावाड़ इलाका है, जो वसुंधरा राजे का विशिष्ट प्रभाव वाला इलाका है, उसी की तस्वीर है। तो उनके अपने समर्थन, उनके निजी समर्थन आधार में तो इसके ज़रिए एक मैसेज भेजने की कोशिश की गई है, ये सब कुछ ठीक है और कार्यकर्ता लोग उत्साह के साथ लगे। भाजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले कार्यकर्ता पार्टी का हित करेंगे? क्या वो उम्मीदवार जो वसुंधरा राजे के निजी उम्मीदवार नहीं है, उनके अलावा दूसरे उम्मीदवारों के लिए वो वोट मांगेंगे? क्या उनके लिए वो वोटरों को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक लाएंगे? ये एक ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाजपा के सामने। और भाजपा ने ये सब जो तिकड़म की है, तस्वीर की, ट्विटर हैंडल की और मीडिया के जरिए ये संदेश देने की तिकड़म की है, इस तिकड़म के पीछे कारण इस मुख्य कारण इसके पीछे यही है। भाजपा दरअसल अपने मन के संदेहों को दूर करना चाहती है। देखिए, राजस्थान के अलावा हम लोग पहले भी कह चुके हैं 4 पीएम के मंच पर कि राजस्थान के अलावा भाजपा आला कमान को किसी चुनाव में जीतने का कोई अंदाजा नहीं था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को वो हारी हुई लड़ाई मानकर चल रहा था और वो हारी हुई लड़ाई लगभग वो हार ही चुके हैं। राजस्थान के बारे में वो ज़रूर मानते हैं कि हम यहाँ जीत सकते हैं। लेकिन साथ में उन्हें ये डर भी है कि अशोक गहलोत का जो पराक्रम है, उसकी वजह से कहीं वो चुनाव फँस ना जाए। तो उसलिए हर तरह की कोशिश वो करते हुए नज़र आते हैं। ये तो जो भाजपा के अंदर जो राजनीति चल रही है, एक उसकी मैंने व्याख्या की। अब आइए कांग्रेस के अंदर चलने वाली राजनीति के ऊपर। कांग्रेस के अंदर आज टीवी के ऊपर सचिन पायलट का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू प्रसारित हुआ, जिसमें इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने, जो एबीपी चैनल के संवाददाता थे, उन्होंने उनसे सब तरह के सवाल पूछे। भाजपा उनके ऊपर जो आरोप लगाती है और उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ जो अभियान चलाए, जो मांगे की, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या भ्रष्टाचार के दूसरे मामले हो, उन सब के बारे में सवाल पूछे। और सचिन पायलट ने इतने विश्वस्त तरीके से, इतने ठोस तरीके से उन सवालों के जवाब दिए, उससे लगता नहीं है कि इस वक्त पायलट और गहलोत के बीच में कोई मतभेद है। काफी दोनों एकताबद्ध होकर लड़ते हुए नजर आए। यहां तक कि एक सवाल ये पूछा गया कि बिल्कुल इंटरव्यू के अंत में कि अभी अशोक गहलोत ने कहा था कि वो तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उनको नहीं छोड़ना चाहती जो उनका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए, जनता की सेवा करने के लिए कुर्सी तो जरूरी होती है। अगर कुर्सी नहीं मिलेगी तो जनता की सेवा कैसी, पावर तो चाहिए ही चाहिए। तो अशोक गहलोत ने इसी संदर्भ में ये बयान दिया होगा, ये उनका जवाब था। फिर सवाल पूछा गया कि अगर आपको पहले नंबर की जिम्मेदारी मिलती चुनाव जीतने के बाद में, तो आप पहला काम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा ये सब कपोल कल्पित बातें हैं, अभी तो हम लोगों को चुनाव लड़ना है और अपना संघर्ष करना है। ये कह के उन्होंने बहुत ही सफाई के साथ, मजबूती के साथ में कई तरह की बातें कही। लाल डायरी के बारे में भी उन्होंने कहा कि लाल पीली डायरियां आती रहती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी खास बात है तो मोदी सरकार को चाहिए कि वो जांच करे और पकड़े और सजा दे। ये सब करने की बजाय चुनावी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ बनने वाला नहीं, क्योंकि लाल डायरी आपके ही किसी मंत्री ने उठाई थी जो अशोक गहलोत के खास थे। तो उसके जवाब में उनका था कि देखिए, चुनाव के पहले लोग इस पार्टी से उस पार्टी में जाते आते रहते हैं, ये आमतौर पर सब जगह होता है, इसलिए इसको गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत नहीं। इससे जो नजारा पेश हुआ है, वो नजारा ये हुआ है कि कांग्रेस के अंदर आला कमान के दबाव में और जो सत्ता मिलती हुई दिख रही है, उसके दबाव में कुछ एकता हो गई है। देखिए, जिस पार्टी में हर पार्टी में गुटबाजी होती है, लेकिन अगर पार्टी को ये कहीं एहसास हो जाए कि वो चुनाव जीत सकता है, तो थोड़ी देर के लिए इसके प्रभाव में भी गुटबाजी खत्म हो जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जो कि कर्नाटक में हुआ था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो सब गुटों को लगता है कि भाई सत्ता मिलने जा रही है, अब आपसी झगड़े के कारण इस मौके को खराब ना करें। अगर मिल जाएगी तो बाद में बैठ के सत्ता का बंटवारा करेंगे कि किसको क्या मिले उसके अंदर। तो ये संदेश एक जो कांग्रेस के अंदरूनी गुट है, उन तक पहुंच गया है। और इस तरह का संदेश भारतीय जनता पार्टी अपने अंदरूनी गुटों को नहीं पहुंचा पाई है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर ये संदेश पहुंचा पाती वहां पे,
तब फिर उन्हें ये सब इशारेबाजी करने की प्रधानमंत्री को वहां जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात है सर, बहुत सही बात है। एक हम्म, बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं आज वो भाषण सुन रहा था प्रधानमंत्री जी का, तो कहा कि अब इनका ध्यान यहीं क्यों जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। हम्म, आप मुझे बताइएगा। हम्म, कह रहे थे कि मैं जयपुर में मेरी बहुत बड़ा ग्रैंड रोड शो था, मैं निकला, मैंने देखा तो कांग्रेस के होर्डिंग्स और बैनर वगैरह लगे हुए थे। हम्म, लेकिन बोले बड़े अचरज की बात है कि खड़गे जी का फोटो कहीं नहीं लगा था। हम्म, तो ये हम्म, फोटो पर ही जाके कहा कि उनका ध्यान जो है वो अटक जाता हम्म, है। हम्म। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस को इस वक्त जिस चीजों का संगठन के स्तर पर सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है वो है खड़गे इफेक्ट। मैं इसको खड़गे इफेक्ट कहता हूं। जब से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उस वक्त से कांग्रेस के सूबों में, कांग्रेस के प्रभाव वाले सूबों में जो गुटबाजी थी, उस गुटबाजी पर विराम लगा है। ये काम उन्होंने हिमाचल प्रदेश में करके दिखाया, यही काम उन्होंने कर्नाटक में करके दिखाया, यही काम छत्तीसगढ़ में करके दिखाया और यही काम वो जयपुर में कर रहे हैं। तो खड़गे का नहीं लगा है, तो इसको ये दिखाना कि खड़गे की कोई भाजपा भाजपा आला कमान में स्थिति नहीं है, मुझे तो लगता ही है कि जो जगत प्रकाश नड्डा है, जरा उनके बारे में सोचिए कि भाजपा आला कमान में उनकी क्या स्थिति है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव जीती, तो विधानमंडल दल के नेता आदित्यनाथ जी को चुना जा रहा था और उसका एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। इसमें नरेंद्र मोदी मंच पे मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे मंच पर। उसमें जगत प्रकाश नड्डा मौजूद नहीं थे। तो उसमें बहुत से लोगों को धन्यवाद दिया गया, न जाने किन किन को, छोटे बड़े हर तरह के लोगों को धन्यवाद दिया गया। उसमें जगत प्रकाश नड्डा का नाम तक नहीं लिया गया उस कार्यक्रम में। ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज बात थी, जबकि उत्तर जगत प्रकाश नड्डा को उत्तर प्रदेश के एक पूरे इलाके में चुनाव प्रचार करने की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी दी गई थी। उस पूरे इलाके में खास तौर से उन्होंने खुद ही घूम घूम कर सभाएं की थी। तो और थोड़ी देर पहले जगत प्रकाश नड्डा ही नेपथ्य में बैठे हुए आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल को ठीक से बनाया जाए और किन किन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस सब की चर्चा कर रहे थे, इस सब सेटिंग कर रहे थे। लेकिन उन विचारों का धन्यवाद भी नहीं दिया उनको किसी ने। तो ये तो उनकी हैसियत है। उसके मुकाबले मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस आला कमान में काफी बड़ी हैसियत है और बिना उनसे पूछे हुए, बिना उनसे सहमति लिए हुए गांधी परिवार कोई फैसला नहीं करता है। और मुझे लगता है कि शायद ये अगर हुआ भी है तो एक इसको देखने का एक दृष्टिकोण ये भी हो सकता है क्या कि वो जो एक व्यक्तिवाद को लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, शायद ये उसके कुछ विपरीत का कोई एक आयोजन हो कि भाई ऐसा नहीं है, जो प्रदेश का चेहरा है उसी को बड़ा बनाया जाए। ये भी हो सकता है बिल्कुल, शायद। बिल्कुल। देखिए, जिस चीज को आप सामूहिक नेतृत्व कहते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के अंदर जो चलती गांधी परिवार की है। गांधी परिवार का मतलब है 3 लोग, सोनिया, राहुल और प्रियंका। लेकिन ये गांधी परिवार अब एक चौथे व्यक्ति से भी लगातार विचार विमर्श करता है और सलाह करता है और आमतौर पर उसकी सलाह को मानता भी है। उस आदमी का नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इस तरह से देखा जाए, जिसको सामूहिक नेतृत्व कहते हैं, वो ज्यादा छवि कांग्रेस में दिखाई पड़ती है। दूसरे, खड़गे के आने के बाद से इन तीनों नेताओं की सहमति के साथ में कांग्रेस ने यह तय किया है कि हम अपने क्षेत्र, अपने प्रदेशों के जो बड़े नेता हैं, जिनको हम केंद्रीय नेता मानते हैं, उनके ऊपर भरोसा करेंगे, चुनाव की मुहिम की जिम्मेदारी उनको देंगे। इसीलिए आप देखिए, कर्नाटक में सिद्धरमैया को जिम्मेदारी दी गई, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू उनके पॉइंट मैन थे, इधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हैं, उधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत हैं। ये लगातार वो इसी तरीके से कर रहे हैं और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है। तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी में जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं, उनको किनारे ढकेला जा रहा है, उनको ढक्कन बना दिया गया है पूरी तरीके से। उनकी कोई पूछ नहीं है। यहाँ तक कि चुनाव के आखिरी दिनों में ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि अब शिवराज सिंह चौहान की थोड़ी पूछ होने लगी है। अब बिल्कुल आखिरी दिनों में कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की थोड़ी पूछ होने लगी है। और उसमें एक चीज, क्या ये भी इंगित अर्थ निकल सकता है इसका कि प्रधानमंत्री ने अपने आप को इस हद तक जो है मतलब डाउनग्रेड किया कि वो प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने नाम पे अपने चेहरे पे अपने नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में,
या कॉर्पोरेशन में भी लड़ते हुए नजर आते हैं, पंचायतों में भी कहते हैं कि वहां तो वैसे पक्ष पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां तक वो अपने आप को लेके जाते हैं। तो इस मुकाबले में कांग्रेस ने, जैसे आपने कहा, और दिख भी रहा है कि जो प्रदेश के नेता है उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही है, उनको भरोसा रखा जा रहा है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ अपने आप को ये डाउनग्रेड करते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस मुझे लगता है कि एक सही रणनीति काफी लंबे अरसे के बाद पर चलती नजर आ रही है। क्या ये मैं सही है? मानता हूँ कांग्रेस नेहरू युग में जा रही है, इंदिरा युग में भी नहीं। नेहरू के जमाने में जो क्षेत्रीय नेता होते थे उनका बड़ा महत्व होता था, पूरी कांग्रेस उनके कंधों पर खड़ी रहती थी, और कांग्रेस अब उस युग में धीरे धीरे जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। और भाजपा में 2 सदस्यीय आला कमान है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो ये जो 2 सदस्यीय आला कमान है, इसकी नीति मुझे ये लगती है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्थानीय नेता को तरजीह मत दो, किसी की पीठ पर हाथ मत रखो, अपने समर्थन आधार में और कार्यकर्ता पंक्ति के बीच में ये संदेश मत जाने दो कि कौन सा नेता आला कमान का सबसे ज्यादा प्रिय नेता है। इससे क्या होगा, और सारे चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़े जाएं। उससे क्या होगा, अगर भाजपा चुनाव जीतती है, तो फिर मोदी जी अपने मन का व्यक्ति जो पूरी तरीके से प्रदेश का कामकाज पीएमओ के जरिए चलाने, पीएमओ के जरिए चलाने के लिए तैयार होगा, उसको बैठा देंगे। जैसे कि मनोहर लाल खट्टर हैं, जैसे कि रघुवर दास थे, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी हैं, ये तो ये बिल्कुल बैठा देंगे उसको। उसमें उत्तर प्रदेश शायद एक थोड़ा अपवाद है कि वहां के मुख्यमंत्री आला कमान के मुकाबले अपनी स्वायत्तता जो है वो उसकी थोड़ा बहुत दावेदारी करते हैं। किस हद तक उनकी बात मानी जाती है ये एक अलग बात है, लेकिन उनके बारे में ये समझा गया है कि वहां थोड़ी बहुत दावेदारी है। लेकिन बाकी सभी जगहों पर देखिए, ये 3 पुराने भाजपा के छत्रप हैं, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान। ये चुनाव इन तीनों के राजनीतिक जीवन का अंत है एक तरह से। अगर कोई इनकी बहुत किस्मत तेज है तभी उनके राजनीतिक जीवन का पुनरुज्जीवन हो सकता है। अंत है, भाजपा वहां चुनाव जीते हारे, इन लोगों का राजनीतिक करियर खत्म है। अगर भाजपा चुनाव जीत भी गई तो गारंटी के साथ नए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और हार गई तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये स्थिति जो है बनी हुई है। ये सर अंतिम बात आपसे जाननी थी इस कार्यक्रम में। अब आप जैसे कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के साथ वो मंच साझा कर रहे हैं और एक ऐसा दृश्य खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई विवाद नहीं है। और जो शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत खबरें चलती थी कि वसुंधरा जी बहुत नाराज हैं और मोदी जी भी बहुत नाराज है, आमने सामने की नाराजगी की बात होती थी। टिकट तक मिलने को लेकर भी जो है बहुत सारे सवाल थे। अब ये जो दृश्य खड़ा हो रहा है, क्या इससे, अब चुनाव तो 25 को है, तो अब बहुत दिन, 2 दिन 3 दिन बाकी रहे, तो इससे क्या बहुत फर्क पड़ सकता है क्या भाजपा के लिए? नहीं, इससे केवल वसुंधरा राजे के प्रभाव क्षेत्र के बीच में शायद उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह तभी आएगा जब वसुंधरा राजे चाहेंगी। प्रश्न ये है, क्या वो चाहेंगी? उन्हें अपने लिए क्या आश्वासन मिला है? अपने लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए उन्हें क्या आश्वासन मिला है? भाई कोई ना कोई ठोस आश्वासन। भाई राजनीति तो लेन और देन का नाम है। राजनीति ऐसा थोड़ी ना होता है कि इसमें कोई उस तरह की समाज सेवा थोड़ी ना है, तो सत्ता का खेल है पूरा का पूरा। तो पूरी की पूरी इसी तरीके से पूरा मामला चल रहा है। अगर आला कमान ने उनको ठोस आश्वासन दिया होगा तो उनके कार्यकर्ता दबा के मेहनत करेंगे। अगर वो आश्वासन नहीं दिया होगा तो उनके कार्यकर्ता केवल काम चलाऊ काम करेंगे, और काम चलाऊ, जब कड़ी लड़ाई होती है तो काम चलाऊ काम से फायदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपने वो पूरा एक जो परतें खोल के रख दी आज राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसको लेकर, और खड़गे जी पर भी बहुत अच्छी बात हुई। मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम काफी रसप्रद रहा, रोचक रहा, दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। तो सर आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए। तो दोस्तों, अभय जी थे, उन्होंने बताया कि राजस्थान को कैसे किस तरह से देख रहे हैं, वहां सतह पर और सतह के नीचे क्या हो रहा है, वो सब आपको जो है इस कार्यक्रम में सुनने को, जानने को मिला। तो यही हम कहते हैं हमेशा, आज तो ये कार्यक्रम संपन्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कहते हैं कि जो भी आप इसको देख के आपके मन में आ रहा है विचार, व्यक्त कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और बात अगर आपको हमारी अच्छी लग रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए हम लोग, हमारी बातचीत। और हमारे जो चैनल है 4PM, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। हमारे जो प्रादेशिक चैनल्स हैं उन पर भी आप जाके उन प्रदेशों की सही और सच्ची जानकारी जो है वो बिल्कुल पा सकते हैं, उनको भी सब्सक्राइब करें। और ज्वाइन वाला जो बटन है जो आप नीचे देख रहे हैं उसको दबा देंगे
तो हमें आपकी तरफ से, आपकी ओर से प्रोत्साहन और समर्थन मिलेगा, जिसकी हमें हमेशा अपेक्षा और आशा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं।